हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस कर रहे हैं वर्क एंड एनर्जी फिजिक्स का चैप्टर है एनसीईआरटी 9th क्लास। तो एनसीईआरटी फोल्डर में क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इज 25 जूल। विल विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन द वेलोसिटी इंक्रीज 3 टाइम। ठीक है ना, जब वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 3 टाइम बढ़ जाती है। अच्छा भाई, ऐसा है क्वेश्चन। तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, उसकी वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 25 जूल है। तो सबसे पहले तो तुम निकालो मास, इसका मास कितना है वो निकालो। तो मास कैसे निकालोगे? देखो फार्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 25। ये हो गया हाफ एम, तो एम ही रखो क्योंकि एम पता ही नहीं है हमें। वी कितना है? 5, इसका स्क्वायर कर दो। तो ये हो गया हाफ एम, और ये कितना आ गया? 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा? 25। और ये कितना है? 25। तो 25 1 जा 25 1 जा, तो इधर आया 1 इक्वल टू 1/2, और ये एम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो ये 2 और इधर बचेगा m, m 1 जा m, इसको लिखोगे m इक्वल टू 2। तो ये क्या आएगा? kg आएगा। यानी ये पता चला कि मास कितना हो गया? 2 kg हो नहीं गया। मतलब इस वाले ऑब्जेक्ट जिसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी 25 जूल थी, वो ऑब्जेक्ट का मास कितना था? 2 kg था। अब आगे कह रहे हैं व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड 3 टाइम्स। मतलब पहले न्यू वेलोसिटी है ना, तो न्यू वेलोसिटी, ठीक है, न्यू वेलोसिटी पहले कितनी थी? पहले कितनी थी? 5। अब कितनी बढ़ गई? 3 टाइम, यानी अब कितनी हो गई? 15 मीटर पर सेकेंड। 15 मीटर पर सेकेंड। तो देखो बेटा, अब काइनेटिक एनर्जी निकालो। तो अब जो है काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो होगा फार्मूला हाफ एम बी स्क्वायर। तो ये आएगा हाफ एम की जगह पे 2, एम की जगह पे 2, क्योंकि 2 हमने निकाला है ना। इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है? 2, ठीक। और वी स्क्वायर का मतलब, वी का मतलब 15, और 15 का स्क्वायर, तो 1/2, और ये 2। 15 का स्क्वायर कितना होता है इसमें? 225। इसलिए मैंने तुमसे कहा था याद करना। 2 से 2 कट कर दो, कितना आया? 225। क्या आएगा? जूल। तो ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। ये देखो हमने ऐसे किया, और इधर जो गाइड वाइड होती हैं उनमें सब ऐसे करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं व्हाट इज़ पावर। ये क्वेश्चन है ऐसे, पावर क्या होता है? पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। इफ द वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ टाइम t इज w, देन पावर विल बी p इक्वल टू w/t। ठीक है, पावर की डिफिनीशन क्या है? इफ द वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट इन टाइम t इज w। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर हम 9 देखें, 9 क्या है कि तो पावर क्या है? तो पावर इक्वल टू w/t। कोई काम जितने समय में किया जाता है उसको हम पावर कहते हैं। जैसे नीचे ईंटें रखी हूँ, 1000 ईंटें, और मैं कह दूंगा, तो नहीं होता, मकान बनवाने के लिए ईंटें ऊपर चढ़वानी पड़ती हैं, तो मज़दूर आता है, वो कहता है कि साहब मैं शाम तक कर दूंगा, मुझे इतने पैसे दे दो। यानी वो अपनी पावर बता रहा कि यह काम हम कर देंगे। ये जो बल्ब होता है, बल्ब, इस पर कितना लिखा है? 7 वाट लिखा होता है, 7 वाट एलईडी बल्ब। और पहले एक बल्ब आता था उस पर लिखा होता है 100 वाट। इसका मतलब वो उसकी पावर है। इसका जो यूनिट होता है, यूनिट, वो कितनी है? वाट। तो इसकी डिफिनीशन अपने हिसाब से भी बना सकते हो, ठीक। वरना ये जो डिफिनीशन दी है इसको लर्न कर लो सिंपल यहाँ से। इफ़ द वर्क डन बाई
an object in time t is w, then the power is equal to p is equal to w upon t. Its unit is जूल पर सेकेंड. अच्छा, वॉट भी लिख सकते हो और क्या लिख सकते हो, जूल पर सेकेंड. ठीक, ये लिख सकते हो. और इसी को जूल पर सेकेंड को ही लोग जब करते हैं ना ऐसे, तो ये जब सेकेंड ऊपर जाता है तो जूल हो जाता है और सेकेंड -1 ऐसे भी लिख देते हैं लोग. ठीक है. अब है डिफाइन 1 वॉट. डिफाइन 1 वॉट क्या है, ठीक है ना. तो इसी में देखो, जैसे अगर तुमने कोई काम किया, मान लो तुमने कोई काम किया, लेट W इक्वल टू 1 जूल. ठीक है ना. और टाइम कितना है, ये भी 1 सेकेंड है. ठीक है ना. तो जरा रख के देखो, P इक्वल टू क्या आएगा, 1/1 है ना. ये आया ऊपर जूल और नीचे ये सेकेंड. तो 1/1 कितना आएगा, 1 जूल पर सेकेंड, यही तो आएगा. तो P इक्वल टू कितना आया, 1. तो अगर तुम डिफिनीशन बनाना चाहो तो ये बना सकते हो कि अगर वर्क डन, इफ़ वर्क डन इज़ 1 जूल इन 1 सेकेंड, देन पावर इज विल बी 1 वॉट. तो कोई पूछे कि 1 वॉट की डिफिनीशन बताइए, इसको ये भी लिख सकते हैं या इसको वॉट भी लिख सकते हैं, 1 वॉट. ठीक. पावर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी 1 वॉट इफ डज 1 जूल ऑफ वर्क इन 1 सेकेंड. कैन वर्क एक जो है, 1 वाट का मतलब क्या है कि 1 वाट. तो ये बताओ कि अगर काम 1 जूल किया गया हो, 1 सेकंड में किया गया हो, तभी तो देखो ये W है, W कितना है, 1 जूल, टाइम भी 1, तो 1/1 कितना आएगा, 1. तो पावर कितनी आएगी, 1 जूल पर सेकेंड. तो इसको याद भी करना है, कभी कभी यही एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है. ठीक है. अब हमने पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हो गया. ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया ये. और अब हम क्वेश्चन नंबर ये करते हैं. ए लैम्प कंज्यूम 1000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन 10 सेकेंड. व्हाट इज़ द पावर. ठीक है ना. तो क्या हुआ, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है. ठीक, ये W दिया है, W बराबर कितना आ जाएगा, ठीक, 1000 जूल. ठीक है. एक लैंप जो है कंज्यूम करती एनर्जी दिया है. तुम्हें पता है कि W को हम क्या कहते हैं, एनर्जी भी कहते हैं, है ना. तो ये W दिया हुआ है और ये टाइम दिया हुआ है. तो टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, टाइम इक्वल टू हो जाएगा 10 सेकेंड. अब तो मैंने क्या निकाला है, पावर. तो पावर का फार्मूला क्या होता है, W/T. W/T होता है. और W कितना है, 1000. टाइम कितना है, 10. इसको इससे काट दो तो कितना आ जाएगा, 100 वाट. ठीक है. जो बल्ब पे लिखा होता है 100 वाट, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो बल्ब है 1 सेकंड में, ठीक है ना, कितनी एनर्जी खर्च करता है. ये 10 सेकंड में करता है तो 1 सेकंड में 100 जूल जो है खर्च करेगा. जूल पर सेकंड, 100 जूल पर सेकंड खर्च करता है, इसको पावर कहते हैं. ठीक है ना. तो यहाँ पर ऐसे लगा हुआ है, गिव एनर्जी 100 जूल, वर्क डन W इक्वल टू 1000 जूल, टाइम है 10 सेकेंड. तो पावर ऑफ लैम्प क्या हो जाएगा, P इक्वल टू W/T, 1000/10 इक्वल टू 100 वाट. एक यहाँ पर ये है, डिफाइन एवरेज पावर क्या है. एवरेज पावर क्या है, द एवरेज पावर इज डिफाइन एज द रेशियो ऑफ टोटल वर्क डन द टोटल टाइम टेकन. ठीक ना. जैसे तुम हमसे कह के गए, मैं मान लो मज़दूर हूँ और हम नीचे जो है ईंटें लगी हुई ढेर सारी, और तुमने कहा सर 3 मंजिल पर पहुँचानी है. ठीक. तो हम ना 1 घंटे में, शुरुआत के 1 घंटे में मान लो हमने 50 ईंटें ऊपर पहुँचाई, दूसरे वाले घंटे में हमने 70 ईंटें पहुँचाई. ठीक है. और तीसरे वाले घंटे में मान लीजिए 80 ईंटें पहुँचाई. तो हमने 3 घंटे गुजारे और टोटल कितनी ईंटें पहुँचा दी वो जोड़ लेना, और टोटल समय कितना लगाया 3 घंटे, उससे डिवाइड कर देना, तो वो हमारी एवरेज आ जाती है. ठीक है ना. जैसे मैं सीतापुर यहाँ से जब मैं कभी घर जाता हूँ तो वो करीब 100 किलोमीटर है मोटा मोटा, और मुझे 3 घंटे लग जाते हैं.
से 4 घंटे लग जाते हैं। तो कोई पूछता है, सोचता 4 घंटे सर किस स्पीड से गए थे? तो मैंने कहा स्पीड तो यार अब 4 घंटे आदमी सोचता 25 की रफ्तार से गए थे क्या सर? 25 की, इतनी तेज तो हम साइकिल से चले जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता, कभी ब्रेक मारी, कभी रुके, कभी स्पीड बढ़ाई, कभी और ब्रेक मारी, है ना, बहुत सारी। तो कभी स्पीड 60 हो जाती, कभी 20 हो जाती, कभी 10 भी करनी पड़ती, कभी कभी 0 भी करनी पड़ती। तो वो सारी स्पीड जोड़ करके, सारा लगा टाइम जोड़ करके तब निकलती है एवरेज स्पीड। उसी तरीके से यहाँ पर एवरेज पावर देखी गई। तो एवरेज पावर का मतलब हुआ जो टोटल काम तुमने किया है, ठीक, टोटल जो काम किया है उसमें टोटल जो समय लगा है उसको जब डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगी? एवरेज पावर। तो जैसे कि पावर है और उसका एवरेज अगर निकालना है तो टोटल वर्क, ठीक, अपॉन टोटल टाइम, ये फार्मूला बनेगा ऐसे करके, ठीक है ना। उसके बाद एक क्वेश्चन और यहाँ पर हम, जैसे ये है, पूछ रहे हैं सीमा इज स्विमिंग इन अ पाउंड, ठीक, तो काम हुआ है कि नहीं हुआ है? सीमा इज स्विमिंग इन पाउंड, सीमा तालाब में तैर रही है, तो सीमा ने काम किया है कि नहीं? वर्क हुआ है। क्यों? क्योंकि सीमा ने क्या किया है? डिस्प्लेस किया है द वाटर बाय अप्लाइंग द फोर्स, ठीक है। वर्क इज बीइंग डन बाय सीमा बिकॉज सी डिस्प्लेस द वाटर बाय अप्लाइंग द फोर्स। उसने पानी को क्या किया है? पीछे धकेला है, इसलिए काम हुआ है। ए डंकी इज क्राइंग अ लोड ऑन इट्स बैक, उसकी पीठ पर, ठीक, सामान लदा हुआ है और गधा चिल्ला रहा है, तो बताओ काम हुआ कि नहीं? नहीं हुआ, ठीक है ना। नो वर्क इज बीइंग डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स दैट इज लोड इज वर्टिकली डाउनवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग हॉरिजॉन्टल। इफ डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स आर परपेंडिकुलर देन नो वर्क डन। बात समझ में आ रही? अरे उसके ऊपर जो, गधे के ऊपर जो सामान लदा है वो नीचे की ओर काम कर रहा है और गधा चल आगे की तरफ रहा है, ठीक। होता ये कि गधे के ऊपर जो है सामान लदा हुआ है और गधा 10 फुट ज़मीन में अंदर घुस जाता, ठीक, तो माना जाता कि हाँ काम किया है, क्योंकि जिस दिशा में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। गधे के ऊपर सामान लदा हुआ है, ठीक है ना। जैसे ये गधा है, ये गधा है, ठीक है, ऐसे, तो इसके ऊपर ये सामान लदा हुआ है, तो सामान जो है कहाँ काम कर रहा है? नीचे, ठीक है ना। लोड किसकी तरफ काम कर रहा है? नीचे की तरफ, और गधा चल तो आगे रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होना चाहिए था। तो यानी गधा खड़ा है और 10 फुट नीचे गड्ढे में धंस जाता तो हम मानते कि हाँ भाई काम हुआ है, ठीक है। अभी कोई काम नहीं माना जाएगा गधे का, ठीक है, डेफिनेशन के हिसाब से। अगला क्या है? ए विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम बेल, ठीक है ना। एक विंड मिल क्या करती है? पानी ज़मीन से, कुएं से उठाती है, तो क्या करा जाएगा? वर्क इज डन बिकॉज विंड मिल इज लिफ्टिंग द वाटर, इज चेंजिंग द पोजिशन ऑफ वाटर, ऊपर ही ले जा रही है, ऊपर ही गया पानी, ठीक। पांचवा है ग्रीन, चौथा है ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस, तो नो वर्क डन बिकॉज देयर इज नो फोर्स एंड नो डिस्प्लेसमेंट। अरे पेड़ जो है अपना खाना स्वयं बना रहे, तो बताओ काम हुआ कि नहीं? पेड़ कोई ताकत थोड़ी लगा रहे हैं, अब पेड़ कोई चीज़ इधर से उधर भी नहीं कर रहे हैं, तो काम कहाँ होगा? एन इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन, एक इंजन जो है क्या करती है? ट्रेन को खींच रही है, तो ये कौन सा है? पांचवा। तो यहाँ पांचवें में क्या है? वर्क इज डन बिकॉज इंजन इज चेंजिंग द पोजिशन ऑफ ट्रेन, ठीक। छठा यहाँ पे क्या है? फूड ग्रेन आर गेटिंग ड्राइड इन द सन, तो नो वर्क इज डन बिकॉज देयर इज नो फोर्स एंड नो डिस्प्लेसमेंट। और सातवां है इस सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू द विंड एनर्जी, तो वर्क इज डन, इस केस में क्या माना जाएगा? वर्क इज डन बाय द फोर्स ऑफ एक्टिंग ऑन द बोट बिकॉज इट स्टार्ट मूविंग, क्योंकि इसकी वजह से उसने चलना स्टार्ट किया। तो ये रहे सारे क्वेश्चन। एक बार बेटा तुम लोग भी इसको पढ़ना, ठीक है, और अपने प्रॉपर नोट्स भी बना लेना अगर ना बने हो तो।